हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडसेड। आज हम लोग चैप्टर ग्रेविटेशन बात करने वाले हैं। तो ये ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले न्यूटन के माइंड में आया। न्यूटन एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे और जब वो नीचे गिरा तो न्यूटन के माइंड में थॉट आया कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। ये इधर भी जा सकता था, उधर भी जा सकता था, ऊपर जा सकता था, लेकिन ये नीचे ही गिरा। तो इसका क्या कारण है? जब न्यूटन ने इसके बारे में सोचा, उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की, इसके बारे में पढ़ाई की। एक कैप्लन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने लॉज दिए थे, उनके बारे में उन्होंने देखा। तो जब इस तरह की सारी बातें हुई तो एट द एंड तो न्यूटन थे, उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी जिसे हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है वो सब के सब ऑब्जेक्ट्स में एक फोर्स है और उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जैसे कि सन के चारों तरफ सारे के सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल। तो इसका मतलब सारे प्लैनेट्स जो हैं उनके बीच में एक ग्रेविटेशन रहा है। सन एंड द अदर प्लैनेट्स, उन सबके बीच में ग्रेविटेशन लग रहा है। फिर अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है उन सबका भी आपस में भी एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशन है और अर्थ की वजह से भी उनके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो अब बात आती है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स ने दी वो क्या थी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की थ्योरी में न्यूटन ने कहा कि इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में एक फोर्स एग्जिस्ट करता है और वो फोर्स यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है उन सब ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रहा है। तो हम मान के चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए, हियर वी आर हैविंग द ऑब्जेक्ट बी, इसका मास है m1, बी ऑब्जेक्ट का मास है m2, दोनों के बीच डिस्टेंस है r। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास के प्रोडक्ट के। ठीक है, m1 क्या है, एक ऑब्जेक्ट का मास, m2 क्या है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब अगर ये जो ऑब्जेक्ट्स है इनका साइज छोटा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कम होगी, अगर इनका साइज बड़ा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे हम कहते हैं सूरज का साइज बहुत बड़ा है, तो आप देखिए इतना बड़ा साइज है तो उसने इतने सारे प्लैनेट्स को अपने चारों तरफ वो रिवॉल्व करवा रहा है और उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का साइज हुआ उतना ज्यादा ग्रेविटेशन की स्ट्रेंथ हो गई। वहीं अगर धीरे धीरे हम साइज को छोटा करते जाएं तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम होता जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, ये एक वीक फोर्स होता है। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो पहला पॉइंट हम यहाँ पे कहेंगे ये कैसा फोर्स है, ये एक वीक फोर्स है। दूसरा हम कहते हैं ये कैसा फोर्स है, ये लंबी लंबी डिस्टेंसेस पे लगने वाला फोर्स। तो जैसे सन एंड अर्थ ये काफ़ी दूरी पर है एक दूसरे से, तो इतनी ज़्यादा दूरी पे ये लग रहा है, इसलिए हम इसे लॉन्ग रेंज फोर्स कहते हैं। वहीं अगर कोई आप मैग्नेट लेते हो तो मैग्नेट में फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे कोई ऐसे मैग्नेट रखी हुई है, अगर इसके पास लेके जाऊंगी तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन यहाँ से ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। मतलब जैसे ही हमने डिस्टेंस को बढ़ाया मैग्नेट का फोर्स काम करना बंद कर दिया। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, एक लंबी दूरी का फोर्स है। आप देखिए प्लैनेट्स कितना दूरी दूरी पर है लेकिन फिर भी इन सबके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अर्थ और मून ये दोनों भी एक दूसरे से बहुत दूर है बट फिर भी इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और क्योंकि ये जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा फोर्स होता है, तो अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, मून का मास बहुत ज्यादा है, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो देखा जा सकता है। अगर ऑब्जेक्ट का साइज कम है तो हम इस फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ ये ऑब्जेक्ट है एक, इसका कुछ मास है,
मेरा भी कुछ मास है, तो हम दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए, बिल्कुल है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड इतना कम है कि वो नेग्लेजिबल हो जाता है। क्योंकि अगर हम कंपेयर करें यूनिवर्स को, तो ये पेन यूनिवर्स के कंपैरिजन में नेग्लेजिबल मास का है। अगर अर्थ को देखो, सन को देखो, मून, क्या ये इस पेन का मास कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है क्या? कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसलिए छोटे मासेस को नेग्लेजिबल मान देते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास में, कि जो फोर्स है वो जितना ज्यादा मास होगा दोनों ऑब्जेक्ट्स का, उतना ही ज्यादा फोर्स होगा। यहाँ पे m1 क्या है, m1 इज द मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट, m2 इज द मास ऑफ बी ऑब्जेक्ट, और दोनों के बीच का डिस्टेंस इज r। दूसरा हम कहते हैं दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। ये कोई दो ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच के डिस्टेंस है, जैसे जैसे डिस्टेंस को बढ़ाते जाते हैं फोर्स कम होता जाता है। अगर ये डिस्टेंस कम करते जाएंगे तो फोर्स इंक्रीज होता जाएगा। या आप इधर लिख सकते हैं डिस्टेंस बढ़ाएंगे फोर्स की वैल्यू कम होगी, डिस्टेंस को कम करेंगे तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। इसे हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना। तो यहाँ पे F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को कंबाइन करती हूँ, मेरे पास आ रहा है F1, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आया। अब यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, हमें इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना है। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम जब भी रिमूव करते हैं तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं। तो हम यहाँ पे भी एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, जिसे हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन आया है ना, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, इसे हम कहते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। अब जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसका स्टेटमेंट भी हमें देना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास में यहाँ पे फॉर्मूला आया है, इसी से हम ग्रेविटेशन का जो यूनिवर्सल लॉ है उसका स्टेटमेंट दे देंगे। तो हम इसी को लिखते हैं F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द masses of two objects and inversely proportional to the square of the distance between the two objects। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका सबसे पहले हमारे पास में स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गया हमारे पास में यूनिवर्सल लॉ का स्टेटमेंट। उसके बाद में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो गया, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे जो G है कैपिटल G, इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1, m2 यहाँ पे है मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2, R इज डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यहाँ पे डिफाइन कर दिया और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है उसको डिराइव कर लिया।
अब बात आती है इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। देखो जो भी कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू है 6.6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब आप कहोगे कि आखिर ये वैल्यू हम निकाल कैसे सकते हैं, या फिर जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये g की वैल्यू है, अगर मुझे इस फॉर्मूले में इस g की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस r को इधर लेके जाऊंगी तो मेरे पास में क्या आ गया, F.r² इज इक्वल्स टू g m1 m2। अब मुझे g की वैल्यू चाहिए तो मैं इस m1 m2 को इधर ले आती हूँ, तो दिस इज F.r² डिवाइडेड बाय m1 m2 इज इक्वल्स टू, तो g का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास में, द फॉर्मूला फॉर द g इज F.r² डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2, ये g का फॉर्मूला आया। अब जो ये हमने यहाँ पे इसकी SI यूनिट लिख रखी है, इसे हमने कैसे डिराइव किया, देखो फोर्स है, फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन। ये डिस्टेंस है और उसका स्क्वायर है, डिस्टेंस की SI यूनिट होती है मीटर, और स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। ये मास m1 kg, मास m2 kg, kg इंटू kg कितना हो गया, kg स्क्वायर। अब इस kg स्क्वायर को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पे ये वैल्यूज हम लोगों ने लिख रखी है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये तो हो गई बात किसकी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ की, कि स्टेटमेंट क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो लॉ है उसका स्टेटमेंट, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कैसे उसको डिराइव किया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, ये हमारे पास इतनी चीजें हुई। अब यहाँ पे बात आती है कि जब वो एप्पल नीचे गिर रहा था, तो जब एप्पल नीचे गिरा तो क्या सिर्फ अर्थ उसे अट्रैक्ट कर रही है, वो अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर रहा क्या, जबकि अभी हमने यहाँ पे क्या कहा कि हमने तो कहा कि जो फोर्स लगता है वो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, तो हम कहेंगे एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन आप एप्पल का साइज देखो और अर्थ का साइज देखो, एप्पल का मास को इमेजिन करो और अर्थ के मास को इमेजिन करो। अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि एप्पल का मास उसके सामने बहुत कम है, तो जो एप्पल उसके ऊपर फोर्स लगाएगा जो अर्थ के ऊपर, वो नेग्लिजिबल हो जाएगा क्योंकि उसका मास बहुत कम है। जबकि यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होंगे, अगर कोई बॉडी एक पे फोर्स लगा रही है तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगी वहाँ पे। तो इसलिए एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन उसका मास बहुत कम है, तो जो फोर्स है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, इसलिए हमें उसका एक्सलरेशन दिखाई नहीं देता, इतना कम एक्सलरेशन है। ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बाय न्यूटन क्या है, इसके बारे में हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स। मतलब इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, बहुत वीक फोर्स है, लॉन्ग रेंज का फोर्स है और अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ये तीन चीजें ध्यान रखेंगे। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और जब ऐसा हम लिखते हैं इन दोनों इक्वेशन को तो हमारे पास में फाइनली F की वैल्यू क्या आ जाती है, F इज इक्वल्स टू g m1 m2/r², ये आ जाएगा। अगर यहाँ से मैं g का वैल्यू निकालूं तो g की वैल्यू क्या आई थी अभी हमारे पास में, F_r² डिवाइड बाय m1 m2। g की वैल्यू कितनी है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब बात आती है सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हम इसे सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं, हम इसे इम्पोर्टेंस भी कह सकते हैं। मतलब जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है
उसकी हमें दिखती दिखती सी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, उसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो अगर यूनिवर्सल लॉ के प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो हम कहते हैं ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करता है कि आप किसी भी चीज को ऐसे ऊपर उछालते हो वापस नीचे ही आके गिरती है। क्यों? क्योंकि अर्थ उसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है, इसलिए वो नीचे गिर रही है। दूसरा हम कहते हैं जो मून है वो हमेशा अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। अब देखो जो मून रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों तरफ, उसमें दो फोर्सेस काम करते हैं। एक हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो तो यूनिवर्सल फोर्स है। इसके अलावा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे चारों तरफ ऐसे राउंड लगाता है तो उसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी काम करता है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि मून जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है उसमें कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व है, तो इन दो फोर्सेस का नाम तो आप कम से कम बताएंगे, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो कुछ इस तरह से राउंड राउंड घूमता रहता है। देन आगे हम कहते हैं सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इसके अलावा टाइड्स कॉज होते हैं, कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टाइड्स आते हैं। अब इस चीज को आप इस तरह से इमेजिन कीजिएगा, हमने कहा अर्थ है, ठीक है, दिस इज द अर्थ, इस अर्थ के ऊपर यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है और ये जो अर्थ के ऊपर वाटर प्रेजेंट है वो अर्थ की ग्रेविटी के कारण इससे अट्रैक्टेड है, ठीक है, ये अर्थ, और अर्थ ने इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रखा है इस पानी के ऊपर, तो ये यहाँ पे अट्रैक्टेड है। अब अर्थ के पास में यहाँ पे मून है, जो मून है उसके और अर्थ के बीच में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और क्योंकि दोनों का मास काफी ज्यादा है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे विजिबल भी है। तो जब ये मून यहाँ पे फोर्स लगाएगा तो ये जो पानी है वो क्या होगा, ऐसे मून की तरफ इस तरह से ऊपर उठेगा। लेकिन फिर अर्थ का मास मून से ज्यादा है और वो पास में भी है पानी के, तो अर्थ फिर से इस पानी पे फोर्स लगाएगी और ये फिर नीचे आ जाएगा। फिर ये मून के फोर्स की वजह से ऐसे ऊपर जाता है, फिर अर्थ के फोर्स की वजह से नीचे आ जाता है। तो दिस इज हाउ द टाइड्स आर कॉज्ड। हम कहते हैं ना कि ऐसे वेव्स आती है, तो दिन के टाइम में सन प्रेजेंट है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए यहाँ पे कुछ इस तरह से हम लोगों को टाइड्स दिखते हैं। मून भी प्रेजेंट है बट वो विजिबल नहीं होता। रात के टाइम में मून हमें विजिबल है तो मून की वजह से टाइड्स आते हैं। अब बहुत बार जो मछुआरे जाते हैं समुद्र में मछली पकड़ने के लिए, उनको ऐसे एडवाइजरी जारी होती है कि आप फुल मून डे वाले दिन मछली पकड़ने ना जाएं, कि फुल मून डे वाले दिन क्या होगा, पूरा का पूरा मून है तो मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज्यादा लगेगा, तो जो टाइड्स हैं वो काफी ऊंचे ऊंचे जाएंगे, तो उसमें हो सकता है बोट उन टाइड्स के बीच में आके कोई एक्सीडेंट्स हो जाए या फिर मछुआरे रास्ता वगैरह भूल जाएं, तो इसलिए उनको एडवाइजरी जारी की जाती है। तो अभी सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, सिग्निफिकेंस में हमने क्या देखा, सिग्निफिकेंस में हमने पहला सिग्निफिकेंस या पहली इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल बात की कि जो टाइड्स हैं वो उसकी वजह से होते हैं, जो अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व करता है दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं सन के चारों तरफ दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। चौथा हम कहते हैं जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ये चार सिग्निफिकेंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं जब भी हमें ग्रेविटेशन के बारे में पूछा जाए। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ कंडीशन है फ्री फॉल की कंडीशन। देखो ये जो फ्री फॉल की कंडीशन है, फ्री फॉल की कंडीशन से हमारा मतलब है अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से नीचे गिराते हैं, यहाँ पे ये कोई एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग से अगर हमने किसी चीज यहाँ पे नीचे गिराया, तो जब हम नीचे गिराते हैं तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये जो ए नाम का ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से, तो ये अर्थ है उसकी वजह से, तो मतलब इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है यहाँ पे, तो हमने कहा एक फोर्स यहाँ पे अर्थ की वजह से लग रहा है दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। पहली बात हो गई। अब जब ये नीचे गिरेगा तो आसपास में बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एयर का रेजिस्टेंस होगा, तो बिल्कुल होगा एयर रेजिस्टेंस होगा। इसके अलावा
हो सकता है कि हवाएं चल रही हो, तो उन हवाओं की वजह से भी यहाँ पे विंड की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगे। तो हमने कहा एयर रेजिस्टेंस है, विंड की वजह से कुछ लग रहा है, यहाँ पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो ऐसे करके हम कहते हैं ये जो ऑब्जेक्ट ए है इसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं जब ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब हम क्या करते हैं, एक सिचुएशन को यहाँ पे मान के चलते हैं, इसको इमेजिन करते हैं कि ये जो बाकी के जितने भी फोर्सेस है ना, एयर रेजिस्टेंस, एयर का फ्लो, विंड, ये वो जो भी है, ये कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। जो ये ऑब्जेक्ट ए है इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से फोर्स लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो वो वाली कंडीशन होती है हमारी फ्री फॉल की कंडीशन। तो फ्री फॉल की कंडीशन क्या हुई, जब कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर किया जा रहा है, बाकी सारे फोर्सेस को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उनको हम कंसीडर नहीं कर रहे, तो वो सिचुएशन कहलाती है फ्री फॉल की सिचुएशन। ठीक है, ये जो हमारी फ्री फॉल की सिचुएशन है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्वेश्चन ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये दो बिल्डिंग है, या फिर हमने कहा ये एक ही बिल्डिंग है, इसमें ये कोई इंसान खड़ा है और इसके हाथ में एक पत्थर है और एक यहाँ पे कागज है। ठीक है, दिस इज अ स्टोन एंड दिस इज अ पेपर। ठीक है, एक और दे देते हैं, स्टोन सिजर पेपर। तो इसके पास में स्टोन है, सिजर्स है और पेपर है। अब हमने कहा अगर कंडीशन कैसी है, फ्री फॉल की, अगर फ्री फॉल की कंडीशन है और ये जो लड़का यहाँ पे शिनचैन नाम का लड़का जो यहाँ पे खड़ा है, अगर ये रॉक, सिजर और पेपर तीनों को यहाँ पे एक साथ नीचे गिराता है, मतलब एक ही मोमेंट पे, हाथ में ऐसे पकड़ रखे हैं रॉक पेपर एंड सिजर, और किसी ने एकदम से बोला कि हाँ शिनचैन अब छोड़ दो इन तीनों को, तो इसने इन तीनों को छोड़ दिया, एक ही बार में एक साथ ही छोड़ दिया तीनों को। अगर फ्री फॉल की कंडीशन है तो तीनों के तीनों एक ही टाइम पे नीचे आके गिरेंगे एट द सेम टाइम। कौन सी कंडीशन में, जब फ्री फॉल की कंडीशन है। ठीक है, लेकिन अब हम दूसरी रियल लाइफ की सिचुएशन इमेजिन करते हैं। रियल लाइफ में तो फ्री फॉल है नहीं, वहां तो एयर रेजिस्टेंस भी है, हवा भी है, ये वो, मतलब बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है। तो अब अगर ये जो शिनचैन है वो यहाँ पे खड़ा है, अपने हाथ में रॉक पेपर सिजर लेके खड़ा है, और अब हमने कहा शिनचैन बेटा फेंक दो ऊपर से नीचे रॉक पेपर सिजर। तो इसने अपने हाथों को ऐसे किया, रॉक क्योंकि काफी ज्यादा भारी था तो पहले गिरा, सिजर्स हमारी कौन सी थी, खिलौने वाली थी, तो थोड़ा सा लेट गिरी, और जो पेपर था वो ऐसे हिलता डुलता पता नहीं कब काफी लेट जाके नीचे। ये कंडीशन कब है, जब रियल कंडीशन है, जब बाकी के सारे फोर्सेस को हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। क्योंकि देखो पेपर का कैसा है, डेंसिटी कम है, पेपर वेट में कम है काफी ज्यादा, तो जब पेपर जो हमारा है उसका मास कम है, डेंसिटी कम है, तो वो एयर के साथ में फ्लो होने लगेगा। रॉक जो है वो थोड़ा भारी है तो जल्दी नीचे चला जाएगा। प्लास्टिक का जो सिजर्स है उस पर भी एयर रेजिस्टेंस, एक अपवर्ड थ्रस्ट लगेगा तो उसको भी वो हल्का सा थोड़ा बाद में आ जाएगा। ये रियल लाइफ में होता है। लेकिन फ्री फॉल में क्या होगा, फ्री फॉल में तीनों के तीनों सेम टाइम पे नीचे आके गिरते हैं। अब हम कहते हैं ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो अर्थ फोर्स लगा रही है इन पे, रॉक पेपर सिजर पे, तो वो जो अर्थ का फोर्स है वो रॉक पेपर सिजर के मास पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वो उनके मास पे डिपेंड नहीं करता, चाहे तुम इतना मोटा पत्थर फेंको या इतनी छोटी सी आप पत्ती को फेंको, लीफ को फेंको, दोनों के दोनों एक साथ ही नीचे गिरेंगे अगर फ्री फॉल की कंडीशन है। वो मास पे डिपेंड नहीं करता कि ऑब्जेक्ट का मास कितना। तो ये एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको यहीं पे एक बार हमने फ्री फॉल की कंडीशन के टाइम में डिस्कस कर लिया कि अगर फ्री फॉल की कंडीशन क्या होती है, जहां पे बाकी सारे फोर्सेस को हम इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट मान के चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम एक ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर करते हैं, तो हम उसे फ्री फॉल की कंडीशन कहते हैं। और फ्री फॉल की कंडीशन में आपने चाहे कोई से भी ऑब्जेक्ट, कितने भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फेंके, सारे के सारे सेम टाइम पे नीचे आएंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मास।
क्योंकि ये मास पे डिपेंड ही नहीं करता फोर्स जो अर्थ लगा रही है। डन, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे जो फ्री फॉल की कंडीशन है, इसमें मैंने कहा जो एक यहाँ पे फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कौन सा है, जो अर्थ लगा रही है। तो अब यहाँ पे जो अर्थ फोर्स लगाती है, वो फोर्स कौन सा होता है हमारा, वो फोर्स होता है F इज इक्वल्स टू, हमने एम ए पढ़ा है, F इज इक्वल्स टू एम ए होता है अभी लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में। जब अर्थ यहाँ पे फोर्स लगाती है तो ये जो ए है इसको हम जी लिखते हैं। ए मतलब होता है एक्सलरेशन, और जो ये स्मॉल जी हमने यहाँ पे लिखा है इसका मतलब होता है एक्सलरेशन, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस इज एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो स्मॉल ए हमारा जो नॉर्मल एक्सलरेशन है वो है, स्मॉल जी क्या है यहाँ पे, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो अब हमारा जो पहले फोर्स F इज इक्वल्स टू एम ए हुआ करता था, अब ये हमारा फोर्स कौन सा हो गया, F इज इक्वल्स टू एम जी, और G क्या है, दिस इज एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो ये G है इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसे हम बोलते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कई बार अगर हमें कैलकुलेशंस को इजी करना होता है तो हम इसे अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। अब हमें फॉर्मूला निकालना है इस एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए, तो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, अभी अभी हमने पढ़ा कि अभी हमने क्या पढ़ा, अभी अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, जिसमें m1 क्या है, एक ऑब्जेक्ट का मास, m2 क्या है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास। तो हमने कहा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये m1 है, दिस इज m2। अब हम कह रहे हैं फोर्स जो अर्थ लगा रही है, मतलब एक ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तो हमारा अर्थ हो गया, मैंने कहा यहाँ पे m2 क्या है, अर्थ है। मैं अगर अर्थ का मास यहाँ कैपिटल M से वो भी लिख सकती हूँ, और यहाँ पे m1 क्या है, वो ऑब्जेक्ट है जो नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पे F की जगह हमने लिखा m1g, और यहाँ पे हमारे पास आया g m1, और ये हमने अर्थ के मास को कैपिटल M लिया, एंड दिस इज आर स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे g एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पता करनी है, तो g मेरे पास हो जाएगा कैपिटल G m1 m डिवाइड बाय m1 इंटू आर स्क्वायर। ये जो m1 था इसको हम यहाँ पे नीचे लेके आ गए। यहाँ पे आप देखो m1 से m1 कैंसिल हो गया, और हमारे पास g की वैल्यू क्या आ गई, g मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय आर स्क्वायर। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g, कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M मास ऑफ द प्लैनेट, एंड R इज द डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो डिपेंड ही नहीं करता कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है। जब ये ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये सिर्फ और सिर्फ अर्थ के मास पर डिपेंड कर रहा है, तो ये तो सब सारे ऑब्जेक्ट पे सेम ही लगेगा, चाहे आप लीफ ले लो, चाहे रॉक ले लो, चाहे सिजर्स ले लो, कुछ भी ले लो, ये सब पे सेम फोर्स लगाएगा, सेम फोर्स लगाएगा। इसलिए फ्री फॉल की कंडीशन में सारे ऑब्जेक्ट्स एक साथ नीचे। ये आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की सबसे पहले आपको क्या देखनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड आउट द ए, ज्यादा आगे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम यहाँ पे थे, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन क्या है, whenever an object falls towards the earth there is an acceleration associated with the movement of object and this acceleration is known as acceleration due to gravity। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है तो अर्थ उसके ऊपर एक, अर्थ के कारण उसके अंदर एक एक्सलरेशन प्रोड्यूस होता है, एंड दैट एक्सलरेशन इज नोन एज एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद में फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, फॉर्मूला अभी अभी हमने निकाला है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जी एम अपॉन आर स्क्वायर।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि ये कैसे निकाल सकते हैं? ये हम ऐसे निकाल सकते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू हमें पता है फिक्स होती है, मास ऑफ अर्थ हमें पता है फिक्स होता है, रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है फिक्स होता है। तो जब ये तीनों की कांस्टेंट वैल्यूज को रखते हैं तो जी की जो वैल्यू आती है दैट इज अराउंड 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डेफिनेशन, फॉर्मूला, इसकी एसआई यूनिट, इसका वैल्यू, ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे मिल गई है। इसके बाद में हम कहते हैं जो जी की वैल्यू है वो अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे वेरी करती है। मतलब जो मैंने 9.8 आपको एक कांस्टेंट बताया, उस कांस्टेंट में हम कहते हैं कि ये हल्का सा वेरिएशन आता है। हम कहते हैं ये हल्का सा वेरिएशन कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है, इसका भी कारण जान लेते हैं। देखो जो जी का मैंने फॉर्मूला बताया आपको, वो जी का फॉर्मूला क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। ये हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला लिया, मतलब हम यहाँ पे अर्थ की बात कर रहे हैं। अब देखो जब मैं अर्थ की बात करती हूँ तो हमारी अर्थ है वो कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है, वो थोड़ी सी ऐसे ऊपर से दबी हुई चपटी होती है हल्की सी। तो ये जो स्ट्रक्चर है अर्थ का वो कुछ ऐसा होगा। जब ऐसा स्ट्रक्चर है, अगर मैंने ये सेंटर लिया, दिस इज द रेडियस r1, दिस इज द रेडियस r2, क्या अर्थ के स्ट्रक्चर की वजह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो r1 डिस्टेंस है दैट इज ग्रेटर देन r2 डिस्टेंस? क्या ऐसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं? हल्का सा वेरिएशन है, r1 डिस्टेंस कैसा है? r1 डिस्टेंस इज ग्रेटर देन r2, ये जो रेडियस है। ठीक, ये वाला जो एरिया होता है अर्थ का, इसे हम पोल्स बोलते हैं। दिस इज साउथ पोल, सॉरी नॉर्थ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज साउथ पोल। ये जो लाइन है इसे हम लाइन ऑफ इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर। तो ये वाला जो एरिया है इक्वेटर वाला एरिया, इसे हम इक्वेटोरियल रीजन बोल देंगे। जो पोल्स वाला एरिया है इसे हम पोलर रीजन बोल। तो हम क्या देख रहे हैं कि पोल्स पे रेडियस कम है, इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है। अब आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? अगर रेडियस ज्यादा होगी जी की वैल्यू कम होगी, इनवर्स रिलेशन है दोनों के बीच में। तो अगर रेडियस ज्यादा होगी तो जी की वैल्यू कम होगी। रेडियस ज्यादा कहाँ पे है? इक्वेटोरियल रीजन पे। तो हम कहते हैं इक्वेटोरियल जो रीजन है वहां पे क्योंकि रेडियस ज्यादा है इसलिए जी की वैल्यू थोड़ी सी कम आएगी। अगर हम पोल्स पे जाएं तो यहाँ रेडियस कम है तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ज्यादा आ जाएगी। जब यहाँ पे जी की वैल्यू ज्यादा आएगी तो हम कहते हैं पोलर रीजन जो है वहां पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो कैसा होता है? वो हाई होता है। तो ये हल्का सा वेरिएशन है, तब बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। हम हमेशा कांस्टेंट ही लेके चलते हैं, जी 9.8 और अप्रोक्सीमेशन में 10 लिख देते हैं जब भी कैलकुलेशंस करनी है। बट आप इसको समझने के लिए ऐसे समझ लो कि 9.8 कम वैल्यू है, कम है इसका मतलब इक्वेटोरियल रीजन, 10 जी की वैल्यू ज्यादा है तो मतलब पोलर रीजन। तो पोलर एरियाज पे जी की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी और इक्वेटोरियल एरिया में जी की वैल्यू कम होगी। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, जिसमें हम कह रहे हैं कि जहाँ पे रेडियस ज्यादा होती है वहां पे जी कम होता है, जहाँ रेडियस कम होती है वहां पे जी की वैल्यू ज्यादा होती है, इसे हम कहते हैं वेरिएशन इन ऑन अर्थ, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करती है, तो आप कहोगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करता है क्योंकि ये रेडियस ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करता है। अब हमारी जो अर्थ है उसकी रेडियस हर जगह पे सेम नहीं है, क्योंकि इसकी रेडियस सब जगह पे सेम नहीं है तो इसलिए जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी है वो भी कांस्टेंट नहीं होता, उसकी भी वैल्यू हल्की हल्की वेरी करती है। लेकिन हम इसको एक कांस्टेंट की तरह लेकर चल, ठीक है।
तो आई होप आप लोगों को वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझ में आ गया हो, ठीक है। तो दिस इज इसको हम किस हेडिंग के अंडर पढ़ते हैं? वेरिएशन एक्सेलरेशन ड्यू टू वेरिएशन इन जी, ठीक है। आप इसी तरह से लिख लीजिए वेरिएशन इन ऑन अर्थ, तो बहुत ज़्यादा इसको चेंज करने की अपने को ज़रूरत नहीं है। तो हमने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जो जी की वैल्यू है वो कैसी होगी? डिफरेंट डिफरेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम फ्री फॉल की कंडीशन की बात कर रहे थे। फ्री फॉल को डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटी एंड नो अदर फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, देन वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल कंडीशन। हमने मोशन जब पढ़ा था तो मोशन में हमने कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी। इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास में 3 है। एक थी हमारे पास v इज इक्वल्स टू प्लस ए टी है, हमारे पास s इज इक्वल्स टू e प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा है 2as इज इक्वल्स टू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ी थी। इन तीनों को अगर हम, यहाँ पे देखो a है, यहाँ भी a है, यहाँ पे भी a है, अगर यहाँ पे हम फ्री फॉल की कंडीशन को अगर कंसीडर करते हैं, किसकी कंडीशन, किसको कंसीडर कर रहे हैं? फ्री फॉल की कंडीशन को यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, तो ये वाली इक्वेशंस हमारी कैसी हो जाएगी? v इज इक्वल्स टू प्लस जी टी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, दिस इज जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, टू जी एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? नॉर्मल हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती हैं? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए टी, टू एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू। लेकिन फ्री फॉल की कंडीशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होंगी? v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल्स टू यू प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, टू जी एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये फ्री फॉल की कंडीशन में काम करेगा। आफ्टर दिस वी हैव द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। अब देखो, जब हम मास और वेट के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो मास को हम डिफाइन कैसे करते हैं? मास को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द मैटर, इट इज द मैटर contained inside a body, किसी भी ऑब्जेक्ट की बॉडी का जो मैटर है उसे हम मास कहते हैं। वहीं जो वेट है, वेट क्या होता है? द फोर्स exerted by the planet, मतलब जो प्लेनेट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है उसे हम वेट कहते हैं। तो डेली लाइफ का जो हमारा सिनेरियो है और जो फिजिक्स की लैंग्वेज में हम वेट की बात करते हैं वो दोनों अलग अलग है। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम कहते हैं कि मेरा वेट 70 kg है, तुम्हारा वेट 40 kg है, 45 kg है, 50 kg है, इस तरह से। लेकिन नॉर्मल लाइफ का जो वेट होता है और जो साइंस में जो वेट होता है, ये दोनों टर्म्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। इवन आगे वाली जो भी क्लासेज होगी हम पढ़ेंगे कि जो वर्क होता है वो भी साइंस की टर्म में वर्क को हम अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, जबकि डेली लैंग्वेज में वर्क अलग तरीके से होता है। तो वेट के साथ में भी सेम केस है। हम डेली लाइफ में वेट को कैसे कंसीडर करते हैं? मास की तरह कंसीडर करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो साइंस की वो हमारा मास की तरह अलग अलग। साइंस की बात करें, साइंस में मास होता है द मैटर कंटेन्ड इनसाइड अ बॉडी, वहीं वेट क्या होता है? वेट वो फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पर कोई प्लेनेट लगाता है। हम अर्थ के ऊपर रहते हैं तो अर्थ हमारे ऊपर फोर्स लगा रही है, उसे हम वेट कहते हैं।
ठीक है। दूसरा केस हम क्या कहेंगे? दूसरा केस हम कहते हैं मास जो है हमारा वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, मास कभी भी चेंज नहीं होता। आप अगर अर्थ के ऊपर हैं तो भी आपका मास वही है, मून पे भी वही होगा, मार्स पे भी वही होगा, आप कहीं पे भी चले जाओ, आपका जो मास है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होता। लेकिन जो वेट है, वेट मैंने क्या कहा, वेट क्या होता है? वेट वो फोर्स होता है जो कोई भी प्लेनेट किसी ऑब्जेक्ट पे लगाता है। अब अगर आप सैटेलाइट में बैठ के स्पेस स्टेशन पे चले जाओ तो वहां पे तो अर्थ का कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो जब अर्थ का फोर्स ही नहीं लग रहा तो आपका वेट ही नहीं होगा, मतलब वेट आपका बदल गया, मास तो है लेकिन वेट नहीं है। अब अगर आप स्पेस स्टेशन पे जाके वहां पे अगर आप अपना वेइंग मशीन में वेट देखोगे तो आपका कुछ नहीं आएगा, जीरो आएगा। तो आप कहोगे मेरा वेट जीरो कैसे हो सकता है? जीरो इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आपके ऊपर अर्थ का कोई फोर्स नहीं लग रहा। और वेट क्या है? जो प्लेनेट आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है। अब इनकेस अगर आप मून पे चले गए, जैसे ही आप मून पे जाओगे तो आपका मास तो सेम रहेगा, लेकिन वेट का क्या हो जाएगा? अगर आप अर्थ के ऊपर 60 किलो के हो तो मून पे जाते ही आपका वेट कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन्स हो जाता, मतलब 1/6 का फर्क आ गया। तो इस तरह से चेंजेस आते हैं वेट में। वेट वो फोर्स है जो कोई भी प्लेनेट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एग्जर्ट करता है। ठीक है, तो वेट कैसा होगा? वेट कांस्टेंट नहीं होता, ये वेरिएबल होता है। ठीक है, तीसरा हम कहते हैं ये कैसी क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब मास का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि वेट तो फोर्स है और फोर्स का तो डायरेक्शन भी होता है, तो इसलिए फोर्स कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी। मास जो है उसकी एसआई यूनिट होती है केजी। मास की एसआई यूनिट क्या है? इट इज केजी। वहीं जो फोर्स है उस सॉरी ये जो वेट है उसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारे पास में डिफरेंसेस है मास और वेट के बीच में। मास इज द मैटर कंटेन्ड इनसाइड द बॉडी, whereas the weight is the force exerted by the planet on the object। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास हमेशा कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, जबकि वेट वेरिएबल होता है। मून पे कुछ और होगा, मार्स पे कुछ और होगा, अर्थ पे कुछ और होगा, इस तरह से हो। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी जीरो। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी जीरो। वहीं अगर मैं वेट की बात करूं तो इट कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकता है। वेट कब जीरो हो जाएगा? जब हम कोई ऐसे पॉइंट पे हैं जहां पे ना तो अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना ही मून का अर्थ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब जो एक बैलेंसिंग वाला पॉइंट होता है, अगर उस जगह पे चले जाते हैं, कोई भी प्लेनेट हमारे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, तो वहां पे वेटलेसनेस की कंडीशन आ जाती है। मतलब वेट हमारा जो वेट है वो हमारा कैसा हो जाता है? जीरो हो जाता है, वेट हमारा लेस हो जाता है, वेटलेसनेस की कंडीशन। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द मास एंड वेट। आगे चलते हैं हम। मास और वेट के बीच में डिफरेंस हो गया। अब आप देखो यहाँ पे कंसीडरेशन, मून जो है वो काफी छोटा है, ये साइज मून का है, ये मार्स का साइज है। दिस इज मून, दिस इज मार्स एंड दिस इज अर्थ। अर्थ इनमें सबसे बड़ा है, अर्थ सबसे बड़ा है तो मतलब सबसे ज्यादा फोर्स लगाएगा, और जो सबसे ज्यादा फोर्स लगाएगा वहां पे वेट सबसे ज्यादा आएगा। यहीं पे मार्स जो है उसका साइज छोटा है, छोटा साइज है, इसका मतलब ये फोर्स कम लगा रहा है, कम फोर्स लगा रहा है तो वेट भी कम आएगा। फिर है मून, मून का साइज तो और भी छोटा है, और छोटा है मतलब यहाँ पे तो वेट और कम आ जाएगा। तो इसलिए कई बार हम लोग जब इंस्टाग्राम फेसबुक पे देखते हैं तो वहां पे कुछ मीम्स आते हैं, वो कहते हैं कि तुम मोटे नहीं हो, तुम गलत प्लेनेट पे हो। गलत प्लेनेट क्यों? क्योंकि देखो अर्थ इतना बड़ा है, अब इतना बड़ा है तो तुम्हारा वेट ज्यादा ही आएगा। लेकिन वहीं तुम अगर मार्स पे चले जाओगे तो अगर तुम अर्थ के ऊपर कितने हो? 100 kg, तो मून पे हो जाओगे 16 के, और मार्स पे कितने के हो जाओगे? 37 के।
तो मतलब तुम तो एग्जैक्टली तुम्हारा वेट तो एग्जैक्टली 37 ही है, लेकिन तुम गलत प्लेनेट पे हो इसलिए तुम्हें 100 दिखा रहा है। तो ऐसे मीम्स आते हैं वेट के, क्योंकि फिजिक्स की लैंग्वेज में वेट का थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग होता है। ठीक है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू mg। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेट, मास इनटू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देन उसके बाद हम कहते हैं मून के ऊपर क्या होता है? जो वेट है दैट इज 1/6 ऑफ द वेट ऑन द अर्थ। मतलब अगर कोई इंसान अर्थ के ऊपर 60 न्यूटन्स का वेट उसका आ रहा है, तो मून पे जाने पे वो 1/6 हो जाता है, वो 10 न्यूटन हो जाता है। तो मतलब 1/6 हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मून का साइज छोटा है, अर्थ का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। अब ये जो 1/6 है, इसके लिए यहाँ पे एक डेरिवेशन भी हम करते हैं। वो डेरिवेशन कैसे करते हैं? हमने कहा ये हमारे पास में क्या आया? ये हमारे पास में है वेट ऑन, पहले वेट ऑन अर्थ। वेट के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया? मास इनटू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg होता है। अब मैंने मास यहाँ m1, कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमने कहा शिनचैन है, शिनचैन का मास है m1, वो अर्थ के ऊपर है, अर्थ के ऊपर है। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? gm/r²। m क्या है? अर्थ का मास, r क्या है? अर्थ की रेडियस। ठीक है, इस तरह से ये हमारा वेट आ गया किसका? शिनचैन का। कहाँ पे? अर्थ के ऊपर। अब हम बात करते हैं वेट ऑफ शिनचैन ऑन मून। फिर से फॉर्मूला तो वही होगा mg, लेकिन अब देखो मास जो है शिनचैन का, मैंने कहा वो कांस्टेंट रहेगा। वो चाहे शिनचैन को आप मून पे भेज दो चाहे अर्थ पे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मास m1 तो वही रहेगा, लेकिन आपका जो ये मास ऑफ मून है वो चेंज हो जाएगा, और जो रेडियस ऑफ मून है वो चेंज हो जाएगी। ये दो चीजें यहाँ पे बदल जाएगी। तो ये हमारे पास में वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन मून, ऐसा हो गया। अब अगर हम इनका रेशियो लें, रेशियो कैसे? वेट ऑन मून डिवाइडेड बाय वेट ऑन अर्थ। मून पे वेट क्या है? m1 g मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। अब हम वेट ऑन अर्थ की बात करते हैं। ये था हमारे पास m1 g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये हमारे पास में इसका रेशियो आएगा। m1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास में क्या बच गया? हमारे पास बच गया मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर इनटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ मून हमें पता है, रेडियस ऑफ मून भी हमें पता है, रेडियस ऑफ अर्थ भी पता है, मास ऑफ अर्थ भी पता है। अगर इन चारों की वैल्यू रखें, देखो ये वैल्यू यहाँ दी है। मास ऑफ अर्थ कितना है? 5 × 10⁻24 kg। मास ऑफ मून 7 × 10⁻22 kg। रेडियस ऑफ अर्थ 6 × 10⁻6 मीटर। रेडियस ऑफ मून 1.7 × 10⁻6 मीटर। तो जब हमारे पास में ये चारों की वैल्यू प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में वेट ऑन मास डिवाइडेड बाय वेट ऑन मून डिवाइड बाय वेट ऑन अर्थ आ जाता है 1/6 के बराबर। तो इसका मतलब मून पे जो वेट होगा दैट विल बी 1/6 ऑफ द वेट ऑन द अर्थ। तो इस तरह से हम इस डेरिवेशन को यहाँ पे करते हैं। तो जब भी आपसे पूछे कि आप प्रूव करो कि जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो मून पे 1/6 होता है अर्थ के हिसाब से, तो हमें ये पूरा का पूरा डेरिवेशन करके बताना होता है। पहले वेट ऑन अर्थ के लिए mg लेंगे, वेट ऑन मून के लिए लेंगे, फिर दोनों का रेशियो लेंगे। रेशियो लेने के बाद इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं और फिर 1/6 लिख देते हैं। कई बार अगर आपको वैल्यूज पता नहीं होती कि आखिर ये तो कांस्टेंट वैल्यूज है, याद रखने की जरूरत नहीं होती, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने डायरेक्टली लिखा ना यहाँ पे, इतना सॉल्व करके यहाँ तक अगर इतना भी कर दोगे तो टीचर को पता चल जाएगा कि हाँ आपको कॉन्सेप्ट पता है कि किस तरह से मून और अर्थ पे वेट में वेरिएशंस आते हैं। डन, आगे चलते हैं।
अब है हमारे पास में थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो एक बार ऐसा करते हैं, अभी जो हमने ग्रेविटेशन के बारे में जो भी पढ़ा उसे रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन, सबसे पहले ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। वो क्या होता है? द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन। F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ये हमारा ग्रेविटेशन का हो गया। फिर है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फ्री फॉल की कंडीशन। तो ये सारी की सारी चीजें, मून पे 1/6 होता है, मास और वेट का डिफरेंस। तो इसको एक बार आप रिवाइज कर लेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा, और उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्रस्ट एंड प्रेशर की। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ग्रेविटेशन का चैप्टर कर रहे हैं। ग्रेविटेशन में हमने ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग थ्रस्ट एंड प्रेशर के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। जितना अभी तक हमने इस चैप्टर में कर लिया है उसे क्विकली रिवाइज करेंगे, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द थ्रस्ट एंड प्रेशर। ग्रेविटेशन का सबसे पहले हमारे पास में लॉ है। ग्रेविटेशन का लॉ कहता है कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है जिनका मास m1 एंड m2 है, तो उनके ऊपर जो फोर्स लगता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोज मासेस। ठीक है, उन दोनों के मास के प्रोडक्ट के बराबर होता है। दिस इज द केस। F is directly proportional to m1 into m2 and the force is directly proportional to the square of the radius. F is directly proportional to r square. जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास में यहाँ पे फोर्स की वैल्यू आ जाती है F is equals to G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G क्या बोला था हमने? G is the gravitational constant. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इतना करने के बाद में हमने पढ़ा व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इम्पोर्टेंस में हमने बात की अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, मून जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, प्लैनेट्स जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, इसके अलावा टाइड्स का जो कॉज है, ये कुछ इंपॉर्टेंस है जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। फ्री फॉल की कंडीशन, फ्री फॉल से हमारा मतलब है कि अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, बाकी सारे फोर्सेस को अगर हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो दैट इज नॉन एज द कंडीशन ऑफ फ्री फॉल। और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो जो फोर्स का एक्सलरेशन है दैट विल बिकम एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर हम g की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास में आई। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है उसका फॉर्मूला है g इज इक्वल्स टू स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ द प्लेनेट, r इज द रेडियस ऑफ द प्लेनेट। तो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ मास, प्लेनेट के मास और प्लेनेट की रेडियस पर डिपेंड करता है, ये ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है। तो फ्री फॉल की कंडीशन हो गई। उसके बाद हम कहते हैं जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स पे वेरी करती है। वो इसलिए क्योंकि जो अर्थ है उसका स्ट्रक्चर कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है, वो थोड़ी सी चपटी है। तो चपटी होने की वजह से उसका जो रेडियस है वो पोल्स पे कम है, इक्वेटर्स पे ज़्यादा है। इसलिए रेडियस में वेरिएशन होने की वजह से एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में भी वेरिएशंस आते हैं। वैल्यू फिक्स होती है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास और वेट के बीच का डिफरेंस हमने देखा था। मास क्या है? मैटर कंटेंट इनसाइड अ बॉडी। वेट होता है फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी बाय द प्लेनेट। मास स्केलर क्वांटिटी है, वेट है वेक्टर क्वांटिटी। मास की SI यूनिट kg होती है, वेट की SI यूनिट न्यूटन होती है। मास कंजर्व्ड होता है, कांस्टेंट होता है, वहीं पे वेट वेरिएबल होता है। इसको ये जगह चेंज होने पे चेंज हो जाता है। साइज पे डिपेंड करता है, जहाँ पे जिस प्लेनेट का साइज ज़्यादा होगा वहाँ पे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगा। इसके बाद हमने कहा था वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑफ ऑन द अर्थ। और इसका पूरा जो डेरिवेशन था कि 1/6 कैसे आता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में। देखो, प्रेशर हम क्लास 8th में भी पढ़ा था हमने। प्रेशर का मतलब क्या होता है?
प्रेशर का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी एरिया पे अगर फोर्स लग रहा है तो हम उसे बोलते हैं प्रेशर। ठीक है। अगर हम कहते हैं कि ये फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, अगर ये 90 डिग्री पे अगर फोर्स लग रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, इस हाथ पे मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, तो इस हाथ का कुछ एरिया होगा, यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब किसी एंगल पे लग रहा है, किसी एंगल पे मैं फोर्स लगा रही हूँ, इसका एरिया है, तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी प्रेशर। प्रेशर क्योंकि एरिया भी है, फोर्स भी लग रहा है किसी एंगल पे। लेकिन अगर इस एरिया के परपेंडिकुलर ऐसे 90 डिग्री एंगल पे अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाती हूँ इस एरिया पे, तो वो जो प्रेशर होता है उसे हम थ्रस्ट कह देते हैं। थ्रस्ट और प्रेशर दोनों सेम ही चीज है, बस प्रेशर में क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है। लेकिन अगर हम थ्रस्ट की बात करते हैं, थ्रस्ट में जो प्रेशर लगता है, जो फोर्स लगता है, वो 90 डिग्री पे लगता है एरिया के। तो अगर परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री होगा, तो हम कहेंगे दैट इज थ्रस्ट। पहले यहाँ पे कुछ ये चीजें हमें दी हुई है, इनकी हम बात कर लेते हैं। देखो अभी अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब ये इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर प्रेशर एरिया हमारा ज़्यादा होगा तो वहाँ पे प्रेशर कम होगा, अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। ऐसी वाली सी चीज़ है। अगर फोर्स ज़्यादा है मतलब प्रेशर ज़्यादा है, फोर्स कम है प्रेशर कम है। ठीक है, ये तो हमें यहाँ से कंफर्म हो गया। फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, फोर्स अगर कम है तो प्रेशर भी कम है। लेकिन जो प्रेशर है वो एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, एरिया अगर ज़्यादा है तो फोर्स कम है, एरिया कम है तो फोर्स सॉरी प्रेशर ज़्यादा है। ये वाला एरिया, इफ एरिया इज ग्रेटर प्रेशर इज लेस, एरिया इज लेस प्रेशर इज ग्रेटर। तो ये दो चीज़ें आपको इस फॉर्मूले से पता होनी चाहिए। फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। फोर्स ज़्यादा होगा प्रेशर भी ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाता है। अब इससे रिलेटेड हमारे पास ये कुछ डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स है जो हम यहाँ देखते हैं। ये सबसे पहले हमें आयरन नेल यहाँ पे दे रखी है। हम कहते हैं कि जो भी लोहे की कील होती है, जो आयरन नेल होती है, उसका ये वाला जो नॉक वाला पार्ट होता है, दिस इज वेरी वेरी शार्प। ये शार्प क्यों बनाते हैं, क्योंकि जैसे ही हम शार्प बनाएंगे इसे तो इसका एरिया कम हो जाएगा, और एरिया कम होगा तो इसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगेगा और ये इजीली पेनिट्रेट कर जाएगा किसी भी दीवार में या फिर किसी भी जहाँ पे भी हम आयरन नेल का यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए एरिया कम करके हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। दूसरा यहाँ पे हमने फोटो लिया है, इसके अंदर एक ट्रक है और इस ट्रक के जो टायर है वो बहुत मोटे मोटे बहुत बड़े बड़े टायर ले रखे हैं। अब देखिए टायर अगर बहुत बड़ा है बहुत मोटा है तो मतलब उस टायर का एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ेगा मतलब प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया इसका मतलब ये टायर मिट्टी में धंसेंगे नहीं। तो अगर हम चाहते हैं कि बीच कौन सा जो समुद्र के पास में होता है वहां पे बहुत ज्यादा मिट्टी जो होती है वो बालू मिट्टी होती है और उसमें अगर हम पाँव भी रखते हैं तो पाँव धंसते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि मिट्टी में ट्रक है जिसको लेकर जाना, बीच ट्रक को लेके जाना, तो उस वाले केस में अगर हमने बहुत पतले पतले टायर का कोई भी चीज बनाया तो वो टायर उस मिट्टी में धंसने लग जाएगा, क्योंकि पतले टायर का एरिया कम होगा तो वहां पे प्रेशर ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर हम बीच पे जा रहे हैं और हमने वहां पे कोई साइकिल चलानी है तो हम चाहेंगे बीच जो साइकिल चलाएं उस साइकिल के टायर मोटे मोटे। आपने देखा भी होगा कई साइकिल्स इस तरह की आती है जिनके टायर बड़े मोटे मोटे होते हैं। वो वाली साइकिल्स कौन सी होती है, उन्हें हम बीच साइकिल्स कहते हैं, या फिर जो मिट्टी में चलाने वाली होती है। तो मिट्टी में चलाएंगे टायर धसेगा नहीं और इजीली वो काम करे, एरिया बढ़ाने से प्रेशर कम हो जाता है। नेक्स्ट हम कहते हैं हमारे घरों में भी इस तरह के पिलर्स बने हुए होते हैं और उन पिलर्स में यहाँ पे नीचे एरिया इंक्रीज कर देते हैं, तो नीचे से उनको काफ़ी ज़्यादा चौड़ा बना देते हैं, वो इसलिए ताकि एरिया बढ़े और प्रेशर कम हो जाए। फिर जो कैमल होता है, कैमल के पाँव काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होते हैं। कैमल के पाँव ब्रॉड होने का कारण ऐसा है कि क्योंकि कैमल रेगिस्तान में रहता है और डेजर्ट में जो मिट्टी है उसमें अगर हम पाँव रखेंगे तो पाँव बहुत इजीली अंदर चला जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हम डेजर्ट में बहुत आराम से वॉक करें
तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें शूज पहनने पड़ेंगे, हाई हील्स नहीं पहन सकते। लेकिन अब कैमल को तो वहीं रहना है, तो कैमल को वहीं रहना है, तो कैमल क्या करता है, इसके जो पाँव होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होते हैं ताकि वो अंदर धसे नहीं। अगर कोई आइस स्केटिंग के लिए जाते हैं तो वो भी क्या करते हैं, वो ऐसे लंबे लंबे से जूते पहनते, वो एरिया बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया, तो बर्फ के अंदर पाँव धसेंगे नहीं। तो इसलिए एरिया इंक्रीज कर देते हैं हम जहाँ पे भी हमें प्रेशर को डिक्रीज करना होता है। लेकिन अगर हमें कहीं पे प्रेशर को इंक्रीज करना है, जैसे कि ये नाइफ है, नाइफ का जो ये वाला पार्ट होता है दैट इज वेरी शार्प। अब हम कह रहे हैं कि नाइफ का ये पार्ट इतना शार्प क्यों है, ये पार्ट इतना शार्प इसलिए है क्योंकि हम नाइफ से किसी चीज को कट करना चाह रहे हैं। कट करना चाह रहे हैं मतलब हम प्रेशर ज़्यादा लगाना चाहते हैं, और ज़्यादा प्रेशर मतलब एरिया कैसा होना चाहिए, एरिया बहुत ही कम होना चाहिए। तो जो नाइफ होगा उसका एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा और हम इजीली चीज़ों को कट कर पाएंगे। तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू प्रेशर। इसके अलावा जो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे जो बैग होते हैं, बैग होते हैं, उनका जो स्ट्रिप होता है दैट इज़ वेरी ब्रॉड। वो ब्रॉड इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे कंधों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आए। अगर वही हम बिल्कुल पतला सा बनाएंगे तो हमारे यहाँ पे हाथों में चुभने लग जाएगा, क्योंकि जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे। ठीक है, अब हम कहते हैं थ्रस्ट क्या होता है। थ्रस्ट क्या है, वो फोर्स है जो क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर किसी भी एरिया पे, दिस द एरिया, इस एरिया पे अगर कोई भी यहाँ पे फोर्स लग रहा है, हम इसको प्रेशर कहते हैं। लेकिन अगर ये फोर्स ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, बिल्कुल इसके बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री पे लग रहा है, तो उस वाले केस में हम इसको थ्रस्ट कह देते हैं, whenever the force is perpendicular to the area। थ्रस्ट कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर से मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कंसीडर किया जाता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द फोर्स पर यूनिट एरिया इज नॉन एज प्रेशर। इसका फॉर्मूला क्या देंगे, देखो अब प्रेशर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन हो जाएगी प्रेशर की, द फोर्स पर यूनिट एरिया। दूसरे नंबर पे हम इसका लिखेंगे फॉर्मूला हो जाएगा P इक्वल्स टू F अपॉन A। तीसरे नंबर पे हम इसकी देंगे SI यूनिट। फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर जो है उसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर जो SI यूनिट होती है दैट इज पैस्कल। SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पैस्कल्स। देन इतना हो गया। उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे है नेल्स हैव शार्प एजेस। जो आयरन नेल होती है उसकी शार्प एजेस क्यों होती है, क्योंकि जिसका एरिया कम होगा उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, ज़्यादा प्रेशर है तो वो आयरन नेल इजीली अंदर चली जाएगी अगर हम किसी भी लकड़ी में या फिर किसी भी दीवार में उसको लगाना चाह रहे हैं तो। लेकिन अगर यहीं पे ये इतना ब्रॉड एरिया होगा तो अगर हम इसे लेकर जाना चाहेंगे किसी लकड़ी में तो दैट वॉन्ट बी पॉसिबल। अब बात आती है प्रेशर। सॉलिड्स भी प्रेशर लगाते हैं, लिक्विड्स भी प्रेशर लगाते हैं और गैसेज भी प्रेशर लगाती है। जो सॉलिड्स प्रेशर लगाते हैं उसको हम प्रेशर ही कहते हैं, लेकिन जो लिक्विड और गैस दोनों को मिला के हम बोलते हैं फ्लूइड्स। लिक्विड और गैस दोनों को एक साथ कंबाइन कर दें तो उसे फ्लूइड कहा जाता है। और जो फ्लूइड्स प्रेशर लगाते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, वो प्रेशर हमारा कैसा हो जाता है, वो लिक्विड्स और फ्लूइड्स में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रेशर यहाँ पे रहेगा। तो दोनों में ही लग रहा है, सॉलिड्स में भी प्रेशर लग रहा है और फ्लूइड्स भी प्रेशर लगा रहे हैं, लिक्विड्स और गैसेज भी प्रेशर लगा रही है। देन देयर कम्स द बॉयंसी या फिर हम कहें बॉयंट। कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर वो लिक्विड के अंदर है उसके ऊपर जो नीचे से ऊपर की तरफ एक अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं बॉयंट फोर्स या फिर बॉयंसी। कैसे डिफाइन करेंगे, whenever एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन लिक्विड, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम इस तरह से पानी के अंदर इमर्ज करवाते हैं तो इसके ऊपर से एक हम प्रेशर लगा के इसको नीचे लेके जा रहे हैं। अब इसके ऊपर नीचे से भी एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और ये फोर्स कौन लगाता है,
ये जो पानी के पार्टिकल्स है यहाँ पे, ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएंगे और इस ऊपर की डायरेक्शन वाले फोर्स को हम कहते हैं बॉयंट फोर्स। ठीक है, तो बॉयंसी में क्या हो रहा है, लिक्विड क्या करता है, एक बॉयंट फोर्स लगाता है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स एंड दिस इज नॉन एज द फोर्स ऑफ बॉयंसी। तो ग्रेविटेशनल का फोर्स किधर लगता है, ऊपर से नीचे की तरफ। बॉयंट फोर्स किधर लगता है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन होगा ऊपर से नीचे, बॉयंट फोर्स का होता है नीचे से ऊपर। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं। जो ये बॉयंट फोर्स है इसे हम लोग अप थ्रस्ट भी कहते हैं, वी कॉल इट अप थ्रस्ट ऑल्सो। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको हम इस तरह से समझेंगे, कोई भी ये लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर हमने अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा तो अब ग्रेविटी की वजह से ये नीचे की तरफ इसके ऊपर फोर्स लगेगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये जो पार्टिकल्स हैं इसके ऊपर एक तरफ फोर्स लगाते हैं, इसे हम लोग अप थ्रस्ट भी कह देते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर लग रहा है, ऊपर की साइड में लग रहा है। या फिर हम इसे बॉयंट फोर्स भी कह देते हैं, और बॉयंट फोर्स या फिर बॉयंसी इसका मतलब सेम ही है, वो दोनों एक ही तरह के हो गए। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लिक्विड अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है तो दैट फोर्स इज नॉन एज अप थ्रस्ट, और यू कैन से दैट फोर्स इज नॉन एज बॉयंट फोर्स और बॉयंसी। डन। तो बॉयंट फोर्स हमारा ये हो गया। बॉयंट फोर्स जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पे, ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अब डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करेगा, ये डेंसिटी पे ऐसे डिपेंड करेगा, अगर इसकी लिक्विड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो मतलब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इसके पार्टिकल जो भी होंगे ये सारे एक दूसरे के बिल्कुल पास पास में होंगे, बहुत सारे पार्टिकल होंगे। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पे खूब सारे पार्टिकल है जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, तो डेंसिटी ज़्यादा होगी तो फोर्स भी कैसा लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा लगेगा। तो अगर लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा डेंसिटी है तो बॉयंट फोर्स भी कैसा लग रहा है, बॉयंट फोर्स भी ज़्यादा लग रहा है, अप थ्रस्ट भी ज़्यादा लगता है। तो अगर बॉयंट फोर्स ज़्यादा हो जाता है, हमने कहा ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है बॉयंट फोर्स। अगर बॉयंट फोर्स ज़्यादा हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स से तो मतलब ये ऑब्जेक्ट नीचे आ ही नहीं पाएगा, ये ऑब्जेक्ट तो नीचे आ ही नहीं पाएगा, ये तो ऊपर ही रहेगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये डूबेगा नहीं, ये क्या करेगा, ये फ्लोट करता रहेगा, ये डूबेगा नहीं। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है और बॉयंट फोर्स कैसा है, बॉयंट फोर्स कम है, तो उस केस में ये नीचे आ जाएगा और ये डूब जाएगा। तो जो सिंकिंग और फ्लोटिंग का कॉन्सेप्ट है उसमें हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा बॉयंट फोर्स से तो चीज़ें डूब जाएगी, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा बॉयंट फोर्स से तो चीज़ें फ्लोट करती रहेगी। इसके अलावा हम कहते हैं ये डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर जो हमारा लिक्विड है, अगर इस लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है ऑब्जेक्ट से तो चीज़ें फ्लोट करेगी, और अगर लिक्विड की डेंसिटी कम है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से तो फिर क्या हो जाएगा, ये सिंक कर जाएगा। तो दो चीज़ों पे यहाँ पे डिपेंडेंसी है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग की। पहली है डिपेंडेंसी किसके ऊपर, डेंसिटी के ऊपर, और दूसरी डिपेंडेंसी हम किसकी बात कर रहे हैं, बॉयंट फोर्स पे। अगर बॉयंट फोर्स ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट्स विल फ्लोट, वो तैरते रहेंगे। बॉयंट फोर्स कम होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से तो चीज़ें डूब जाएगी। अगर जो लिक्विड हमने लिया है अगर इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है मटेरियल से तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करता रहेगा, लेकिन अगर लिक्विड की डेंसिटी कम है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है तो फिर चीज़ें डूब जाएगी। इन दो चीज़ों के अलावा आर्किमिडीज प्रिंसिपल की भी हम एक बात करेंगे जिसके ऊपर फ्लोटिंग और सिंकिंग का कॉन्सेप्ट काम करता है। बट अभी जो हमने पढ़ा उसमें दो कॉन्सेप्ट है, कोई चीज़ फ्लोट कब करेगी, अगर उसके ऊपर बॉयंट फोर्स ज़्यादा लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से तो वो फ्लोट करेगी, या फिर अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा है लिक्विड से तो डेंसिटी कम है लिक्विड से तो वो फ्लोट करेगी।
सिंक कब करेगी? वो कोई भी चीज तब डूबेगी अगर उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बॉयंट फोर्स से ज्यादा है, या फिर उसकी डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है, तो फिर वो डूब जाएगी। ये दो केस में सिंक करेगी और फ्लोट करेगी चीज। तो ये सिंकिंग और फ्लोटिंग है हमारे पास में यहाँ पे। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, ये कुछ चीजें हैं यहाँ जो फ्लोट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऐसा है कि या तो यहाँ पे बॉयंट फोर्स जो है वो कैसा है, वो ज्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, या फिर आप कह सकते हो जो ये ऑब्जेक्ट्स है इनकी जो डेंसिटी है वो लिक्विड की डेंसिटी से बहुत ही कम है, इसलिए ये फ्लोट कर रहे हैं। अगर ये चीजें यहाँ डूब गई, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा था और बॉयंट फोर्स कम था। फिर हमारे पास में यहाँ पे ये वाला जहाज के तैरने वाला एक एग्जाम्पल है, लेकिन इस वाले में हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करेंगे, तो इसको हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ने के बाद में बताऊंगी मैं। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर आपसे कोई भी डेंसिटी के बारे में पूछेगा तो यू विल से इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, और यूनिट क्या हो जाएगी? केजी पर मीटर क्यूब। दिस विल बी द यूनिट ऑफ डेंसिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम क्या कह रहे हैं, बॉयंसी किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे और वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट पे भी ये डिपेंड। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल को आप कुछ इस तरह से समझना, जैसे हमने यहाँ पे ये कंटेनर ले रखा है, इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है, ठीक है, इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे एक मास हमने लिया, ठीक है, ये एक मास लिया, ये मास को हमने वेइंग मशीन से यहाँ पे लटका रखा है। तो वेइंग मशीन से लटका रखा है, तो इसका जो मास आ रहा है दैट इज 7 LB, ठीक है। कितना आ रहा है मास? 7 LB यहाँ पे इसका मास आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पे एक हमने आउटलेट लगाया, एक पाइप लगा रखा है, और नीचे यहाँ पे एक कटोरा हमने रख रखा है। अब क्या करेंगे, ये जो मास है, इस मास को अगर हम इस पानी के अंदर डुबोते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, जो ये पानी में जैसे ही हमने इस मास को डुबोया, इस ऑब्जेक्ट को डुबोया, इसका जो वेइंग स्केल पे वेट है वो कितना आ गया? वो 4 LB आ गया। पहले इसका वेट कितना आ रहा था, मास कितना आ रहा था? 7 LB, लेकिन जैसे ही पानी में डुबोया वैसे ही कितना आ गया? 4 आ गया, मतलब 3 कम हो गया। अब हम कहते हैं 3 कम कैसे हो गया, मतलब पानी में जाते ही क्या ये हल्का हो गया क्या? हम कहते हैं हल्का नहीं हुआ, इसके ऊपर 3 LB का क्या लग रहा है? एक अपवर्ड थ्रस्ट लग रहा है। और ये जो 3 LB का अपवर्ड थ्रस्ट होता है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपने बकेट ले रखी है, बकेट को पूरा ऐसे ऊपर तक भर के रख रखा है। अब अगर आप उसके अंदर किसी दूसरी चीज को डालोगे तो कुछ पानी बाहर निकल के आ जाएगा। तो हम कहते हैं कि जितना पानी बाहर निकल के आया वो किसके बराबर होगा? जितना अपथ्रस्ट उसके ऊपर लगा। हमने कहा यहाँ पे 3 LB का अपथ्रस्ट लगा, तो मतलब यहाँ पे बाहर पानी कितना निकलेगा? इस पर्टिकुलर कटोरे के अंदर 3 LB का पानी निकलेगा। एक बार दोबारा से समझे, आपने कोई एक पर्टिकुलर बाल्टी ले रखी है, बाल्टी को बिल्कुल ऐसे ऊपर ऊपर तक पानी से भर रखा है। अब आपने किसी चीज को इस पानी के अंदर डाला, आप जैसे ही उस पानी के अंदर किसी चीज को डालोगे तो आप देखोगे कि कुछ पानी उस बाल्टी से निकल के नीचे गिर जाएगा, अगर आपने बिल्कुल ऐसे रिम तक उसको भर रखा है। जो पानी बाहर निकला है वो पानी कौन सा है? वो उतना पानी है जितना उसके ऊपर अपथ्रस्ट लग रहा है, मतलब जितना नीचे से अपथ्रस्ट लग रहा है उतना ही मास का पानी बाहर जाएगा। और ये हम इधर एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर रहे हैं, और यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर डुबोगे, पूरा डुबो सकते हो या आधा डुबो सकते हो, अगर आप लिक्विड के ऊपर डुबोते हो तो लिक्विड क्या करता है? उसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, ठीक है। और जो फोर्स लग रहा है वो कितना के बराबर होता है? जितना लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया उतने के बराबर होता है। मतलब आपने बाल्टी ली, बाल्टी में अगर किसी चीज को डालोगे, आपने डाला, तो हम कहते हैं जैसे आप बाल्टी में किसी चीज को डालते हो उसके ऊपर एक ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लगता है,
और वो फोर्स कितना होता है, जितना पानी उस बाल्टी में से डिस्प्लेस हुआ उतने के बराबर होता है, एंड दिस इज नॉन एज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल. तो whenever you are immersing an object into the water fully or partially, the water exerts an upward force on the object and that force is equivalent to the water displaced by the object. ये स्टेटमेंट हो जाए. ठीक है. इसके बाद में हम कहते हैं कि अगर if the weight of an object is greater than the amount of liquid it displaces, मतलब अगर ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है और जितना पानी उसने डिस्प्लेस किया वो पानी अगर कम है तो उस वाले केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट नीचे डूब जाएगा. लेकिन अगर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, खुद के वजन से ज्यादा पानी को डिस्प्लेस कर रहा है, तो उस केस में वो तैरता रहेगा. तो समुद्र के जो जहाज बनते हैं वो जहाज स्टील और लोहे के ही बनते हैं. अगर आप नॉर्मली एक लोहे की कील को पानी में डालते हो तो वो क्या होती है, वो डूब जाती है. वो इसलिए डूब जाती है क्योंकि लोहे की डेंसिटी ज़्यादा है पानी की डेंसिटी से, तो इसलिए वो डूब गई. ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगा और बॉयंट फोर्स कम लगा. लेकिन अब हमने क्या किया, अब हमने एक जहाज बना दिया उसी लोहे से, लेकिन वो जहाज जो हमने बनाया वो इस स्ट्रक्चर में बनाया कि जैसे ही हम उसको पानी के अंदर इमर्ज करवाते हैं वो इतना ज़्यादा लिक्विड को डिस्प्लेस करता है, पानी को इतना ज़्यादा डिस्प्लेस करता है, अपने वेट से ज़्यादा पानी डिस्प्लेस कर देता है. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी में जा रहा है और खुद के वेट से ज़्यादा पानी डिस्प्लेस कर रहा है तो फिर वो क्या करेगा, वो तैरता रहेगा. लेकिन अगर वो खुद के वेट से कम पानी को डिस्प्लेस कर पाएगा तो फिर वो डूब जाएगा. तो दिस इज द थर्ड पॉइंट फॉर द फ्लोटिंग एंड सिंकिंग. एक तो हो गया कि बॉयंट फोर्स ज़्यादा होगा तो फ्लोट करता रहेगा. दूसरा हमने कहा डेंसिटी कम होगी तो फ्लोट करता रहेगा. तीसरा पॉइंट क्या है, अगर खुद के वेट से ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस करेगा तो फ्लोट करेगा, अदरवाइज वो डूब जाएगा. एंड दैट इज नॉन एज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ठीक है. आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है उस पे बेस्ड ही ये बहुत सारे जो हमारे बॉयंसी टैंक्स होते हैं, सबमरीन्स होती है, जहाज होते हैं, इन सब में हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, बॉयंसी का, इन सब का ध्यान रखते हैं. तो जो शिप वगैरह बनाई जाती है उनको एक बहुत ही यूनिक सा शेप दिया जाता है ताकि उनका वॉल्यूम कैसा रखा जाए, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रखा जाए. और उनका जो वॉल्यूम होता है वो वेट से ज़्यादा होता है, इसलिए वो पानी ज़्यादा डिस्प्लेस करती है. और पानी ज़्यादा डिस्प्लेस करती है तो जो अपथ्रस्ट है वो ज़्यादा लगता है और वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है. अब अगर आपसे कोई पूछता है कि क्यों एक कील डूब जाती है और एक जहाज तैरता रहता है, तो आप आंसर कैसे दोगे? आप आंसर ऐसा दोगे, तो जहाज है उसका शेप बहुत अलग तरीके का, और जब उसका शेप बनाया तो जो इंजीनियर्स थे उन्होंने ये ध्यान रखा इसके शेप में इसके वेट से ज़्यादा इसका वॉल्यूम होना चाहिए. मैथ्स में पढ़ते हैं वॉल्यूम वगैरह सब चीज़ें. तो अगर वेट से ज़्यादा वॉल्यूम होगा और अगर फिर हम इसे पानी के अंदर रखेंगे तो पानी के अंदर जब हम इसे रखेंगे तो ये अपने वजन से ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस करेगा. अगर वजन से ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस करेगा तो फिर ये डूबेगा नहीं, ये फ्लोट करता रहेगा. इसके ऊपर अपथ्रस्ट जो फोर्स है, वो जो बॉयंट फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा लगेगी. डन. इसके बाद में हम कहते हैं आखिर ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमारे डेली लाइफ में यूज़ कहाँ आता है. एक तो मैंने कहा ये जो शिप वगैरह बनाते हैं उनकी शेप है, उनको डिज़ाइन करना है और इन सब में तो हम इसका यूज़ करते ही करते हैं. इसके अलावा हम रिलेटिव डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं. आखिर ये रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? हमने डेंसिटी पढ़ा. डेंसिटी मैंने आपको बताया डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये तो अपने को क्लियर है. रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है अगर हम किसी भी लिक्विड की डेंसिटी को पानी की डेंसिटी के साथ अगर कंपेयर कर देते हैं तो हम उसे बोल देते हैं रिलेटिव डेंसिटी. तो रिलेटिव डेंसिटी किसके बराबर हो जाएगी? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर. पानी की डेंसिटी से अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को कंपेयर कर रहे हैं तो दैट इज नॉन एज द रिलेटिव डेंसिटी. नेक्स्ट है हमारे पास में आर्किमिडीज प्रिंसिपल सबमरीन्स और शिप जो होती हैं उनको
बनाने के लिए काम में आता है। इसके अलावा हम इसका यूज़ लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर्स में करते हैं। लैक्टोमीटर से मतलब होता है जो दूध के अंदर पानी कितना मिला रखा है ये पता करने के काम आता है। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि जो दूध बेचते हैं वो दूध के अंदर बहुत सारा पानी मिला देते हैं, तो हम कैसे पता करेंगे कि इन्होंने दूध के अंदर पानी मिला रखा है? उसके लिए एक डिवाइस आता है जिसे हम लैक्टोमीटर कहते हैं। वो लैक्टोमीटर रिलेटिव डेंसिटी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेसिस पे काम करता है और वो बता देता है कि इसके अंदर पानी कितना है और दूध कितना। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी? रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगी डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर किसी भी चीज की डेंसिटी को हम पानी की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं तो हम उसे रिलेटिव डेंसिटी बोल देते हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं कि पानी को ही एज ए रेफरेंस क्यों यूज किया? और भी तो बहुत सारे लिक्विड हैं, उनको भी तो यूज किया जा सकता है। तो इसका कारण ये है कि जो पानी है वो सब जगह पे प्रेजेंट है, मतलब हर जगह मिल जाता है, इजी है। इसके अलावा मतलब आराम से इसका डेंसिटी निकालना भी इजी है, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। अब बात आती है कि रिलेटिव डेंसिटी अगर किसी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, अगर रिलेटिव डेंसिटी एक से ज्यादा है तो वो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा? तो हम कहते हैं अगर रिलेटिव डेंसिटी एक से ज्यादा है तो वो क्या करेगा? वो पानी में डूब जाएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी एक से कम है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? वो फ्लोट करता रहे। ठीक है, तो ये एक इजी सा मेथड होता है कि कोई चीज फ्लोट करेगी या सिंक करेगी। इफ द रिलेटिव डेंसिटी इज ग्रेटर देन 1 देन इट विल सिंक, इफ द रिलेटिव डेंसिटी इज लेस देन 1 देन इट विल फ्लोट। डन। फिर है हमारे पास में सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स, मैंने आपको कहा था कि ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व करता है। तो जो मून रिवॉल्व करता है उसके पीछे दो फोर्सेस काम करते हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, दूसरा है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये जो मून है वो ऐसे सर्किल में मूव करता रहता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो होता है जो सेंटर की तरफ लगता है। ये एक सर्किल है, इस सर्किल का ये सेंटर है, तो जो भी फोर्स इधर सेंटर की तरफ लगेगा उसे हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ब्लड टेस्ट करवाने में, यूरिन का टेस्ट करवाने में, या फिर दही से मक्खन और छाछ ये दोनों बनाने में, इन सब में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा? जो सेंटर की तरफ लगता है, दैट इज नॉन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो ए फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इफ द फोर्स विच कीप्स द ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ, जो इसको सर्किल में रोटेट करवाता रहता है, मूव करवाता रहता है, वो फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। एंड इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये हमेशा कहाँ से आता है? सेंटर ऑफ द पाथ। तो हम कहते हैं कि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट सर्किल में नहीं मूव कर सकता। तो अगर मून है, मून सर्किल में मूव कर रहा है, चारों तरफ मूव कर रहा है, मतलब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है। अदरवाइज मूव सर्किल में मूव नहीं करता। वो कैसे मूव करता? वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता। ठीक है, डन। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो अपना ये चैप्टर अभी यहीं पे कंप्लीट हो गया है, ग्रेविटेशन, थ्रस्ट एंड प्रेशर। इसके बाद में हम लोग वर्क एंड एनर्जी वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ेंगे, जहाँ पे भी डाउट्स होंगे आप मुझसे पूछेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।